मेरा प्यार भरा नमस्कार। प्यारे दोस्तों, हमने पिछले अध्यायों में वस्तुओं की गति के बारे में तथा बल को गति के कारक के रूप में अध्ययन किया था। हमने सीखा कि किसी वस्तु की चाल या गति की दिशा बदलने के लिए बल की आवश्यकता होती है। हम सदैव देखते हैं कि जब किसी वस्तु को ऊंचाई से गिराया जाता है तो वो पृथ्वी की ओर ही गिरती है। हम जानते हैं कि सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है। इन सभी अवस्थाओं में वस्तुओं पर, ग्रहों पर तथा चंद्रमा पर लगने वाला कोई बल अवश्य होना चाहिए। आइजैक न्यूटन इस बात को समझ गए थे कि इन सभी के लिए एक ही बल उत्तरदायी है। इस बल को उन्होंने गुरुत्वाकर्षण बल कहा। गुरुत्वाकर्षण की खोज का श्रेय वैज्ञानिक न्यूटन को दिया जाता है। माना जाता है कि सन 1666 में गुरुत्वाकर्षण की खोज न्यूटन ने की थी। आपकी जानकारी बढ़ाने के लिए मैं ये भी आपको जानकारी दे दूं कि न्यूटन से पहले भी हमारे ही देश के एक महर्षि भास्कराचार्य ने न्यूटन से लगभग 500 वर्ष पूर्व गुरुत्वाकर्षण शक्ति के ऊपर एक पूरा ग्रंथ रच डाला था। भास्कराचार्य प्राचीन भारत के एक प्रसिद्ध गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री थे। इनका जन्म 1114 ईस्वी में हुआ था। भास्कराचार्य उज्जैन में स्थित वेधशाला के प्रमुख थे। भास्कराचार्य ने अपने सिद्धांत में कहा था कि पृथ्वी अपनी आकर्षण शक्ति से भारी पदार्थों को अपनी ओर खींचती है और आकर्षण के कारण वो जमीन पर गिरते हैं। तो आप समझ ही गए होंगे दोस्तों कि इस अध्याय में हम गुरुत्वाकर्षण तथा गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के बारे में समझेंगे। हम पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव के अंतर्गत वस्तुओं की गति पर भी विचार करेंगे। हम सीखेंगे कि किस प्रकार किसी वस्तु का भार एक स्थान से दूसरे स्थान पर किस प्रकार परिवर्तित होता है। तो चलो आओ दोस्तों, बात करते हैं गुरुत्वाकर्षण के बारे में। किसी वस्तु को जब ऊपर की ओर फेंकते हैं तो वो कुछ ऊंचाई तक ऊपर पहुंचती है और फिर नीचे की ओर गिरने लगती है। कहते हैं कि जब न्यूटन एक पेड़ के नीचे बैठे थे, एक सेब उन पर गिरा। सेब के गिरने की क्रिया ने न्यूटन को सोचने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने सोचा कि यदि पृथ्वी सेब को अपनी ओर आकर्षित कर सकती है तो क्या यह चंद्रमा को आकर्षित नहीं कर सकती? क्या दोनों स्थितियों में वही बल लग रहा है? उन्होंने अनुमान लगाया कि दोनों अवस्थाओं में एक ही प्रकार का बल उत्तरदायी है। उन्होंने तर्क दिया कि अपनी कक्षा के प्रत्येक बिंदु पर चंद्रमा किसी सरल रेखीय पथ पर गति नहीं करता, वरन पृथ्वी की ओर गिरता रहता है। अतः वह अवश्य ही पृथ्वी द्वारा आकर्षित होता है। लेकिन हम वास्तव में चंद्रमा को पृथ्वी की ओर गिरते हुए तो नहीं देखते। इस बात को समझने के लिए हम एक उदाहरण पर विचार करते हैं। मान लीजिए एक बच्चा एक छोटे से पत्थर के टुकड़े को एक धागे में बांध लेता है और उसके एक सिरे को पकड़कर उस पत्थर को वृत्ताकार पथ में घुमाता है। कुछ देर घुमाने के बाद वो उस पत्थर को छोड़ देता है तो हम देखते हैं कि पत्थर एक दिशा में गति करता है। चलिए अब इस उदाहरण पर कुछ विचार करते हैं। धागे को छोड़ने से पहले पत्थर एक निश्चित चाल से वृत्ताकार पथ में गति करता है तथा प्रत्येक बिंदु पर उसकी गति की दिशा बदलती है। दिशा के परिवर्तन में वेग परिवर्तन या त्वरण सम्मिलित है। जिस बल के कारण यह त्वरण होता है तथा जो वस्तु को वृत्ताकार पथ में गतिशील रखता है वह बल केंद्र की ओर लगता है। इस बल को अभिकेंद्र बल कहते हैं। इस बल की अनुपस्थिति में पत्थर एक सरल रेखा में मुक्त रूप से गतिशील हो जाता है। ठीक इसी तरह दोस्तों पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति अभिकेंद्र बल के कारण है। अभिकेंद्र बल पृथ्वी के आकर्षण बल के कारण मिल पाता है। यदि ऐसा कोई बल ना हो तो चंद्रमा एक समान गति से सरल रेखीय पथ पर चलता रहेगा। यह देखा गया है कि गिरता हुआ सेब पृथ्वी की ओर आकर्षित होता है। क्या सेब भी पृथ्वी को आकर्षित करता है? क्या आपने कभी सोचा? यदि ऐसा है तो हम पृथ्वी को सेब की ओर गति करते क्यों नहीं देख पाते? आपने अपने पिछले अध्याय में न्यूटन की गति के 3 नियमों के बारे में पढ़ा था। गति का तीसरा नियम कहता है कि हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। तो इस गति के तीसरे नियम के अनुसार सेब भी पृथ्वी को आकर्षित करता है। लेकिन गति के दूसरे नियम के अनुसार किसी दिए हुए बल के त्वरण वस्तु के द्रव्यमान के व्युत्क्रम अनुपाती होता है। पृथ्वी की अपेक्षा सेब का द्रव्यमान नगण्य है, इसलिए हम पृथ्वी को सेब की ओर गति करते नहीं देखते।
हमारे सौर परिवार में सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। तर्क के आधार पर हम कह सकते हैं कि सूर्य तथा ग्रहों के बीच एक बल विद्यमान है। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर न्यूटन ने निष्कर्ष निकाला कि केवल पृथ्वी ही सेब और चंद्रमा को आकर्षित नहीं करती, बल्कि विश्व के सभी पिंड एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। वस्तुओं के बीच यह आकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। चलो दोस्तों, अब गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में भी समझ लेते हैं कि गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम क्या है। विश्व का प्रत्येक पिंड प्रत्येक अन्य पिंड को एक बल से आकर्षित करता है, जो दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम अनुपाती होता है। यह बल दोनों पिंडों को मिलाने वाली रेखा की दिशा में लगता है, जैसा कि आप चित्र में देख भी पा रहे होंगे। चलिए अब मान लीजिए कि कैपिटल M तथा स्मॉल m द्रव्यमान के दो पिंड A तथा B एक दूसरे से d दूरी पर स्थित है, जैसा कि आप चित्र में देख भी पा रहे हैं। मान लीजिए दोनों पिंडों के बीच आकर्षण बल F है। गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के अनुसार दोनों पिंडों के बीच लगने वाला बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती है, अर्थात F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M इंटू M। यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो चिन्ह लगा है, इसका मतलब होता है कि अगर फोर्स बढ़ रही है, अगर बल बढ़ रहा है तो मास भी बढ़ेगा। कहने का मतलब अगर वस्तु का द्रव्यमान ज्यादा होगा तो बल भी ज्यादा लगेगा, तथा दोनों पिंडों के बीच लगने वाला बल उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम अनुपाती होता है, अर्थात F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/d²। इन दोनों समीकरणों से हमें प्राप्त होता है F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल M इंटू स्मॉल m/d², या F इज इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M इंटू स्मॉल m/d²। यहाँ एक नया अक्षर आप देख रहे होंगे, कैपिटल G। यह एक अनुपातिक स्थिरांक है और इसे सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक कहते हैं। वज्र गुणा करने पर हम इस समीकरण से G की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख भी पा रहे हैं। G इज इक्वल टू F/d²/m इंटू m। इस समीकरण में बल, दूरी तथा द्रव्यमान के मात्रक प्रतिस्थापित करने पर हमें G के SI मात्रक प्राप्त होंगे, जो Nm² kg-2² है। हेनरी कैवेंडिश वैज्ञानिक ने एक सुग्राही तुला का उपयोग करके G का मान ज्ञात किया था। G का वर्तमान मान्य मान 6.673 इंटू 10⁻⁻11 Nm² kg-2² है। प्यारे दोस्तों, यहाँ हमने दो शब्दों का इस्तेमाल किया, एक समानुपाती और एक व्युत्क्रम अनुपाती। समानुपाती का अर्थ होता है कि अगर बल बढ़ रहा है तो द्रव्यमान भी बढ़ेगा, या अगर द्रव्यमान बढ़ रहा है तो बल भी बढ़ेगा। और व्युत्क्रम अनुपाती का मतलब होता है कि अगर बल बढ़ रहा है तो दूरी कम होगी, या अगर दूरी ज्यादा होगी तो बल कम हो जाएगा। चलिए इस सब को एक उदाहरण से समझते हैं। पृथ्वी का द्रव्यमान 6 × 10⁻24 किलोग्राम है तथा चंद्रमा का द्रव्यमान 7.4 × 10⁻22 किलोग्राम है। यदि पृथ्वी तथा चंद्रमा के बीच की दूरी 3.84 × 10⁵ किलोमीटर है तो पृथ्वी द्वारा चंद्रमा पर लगाए गए बल का परिकलन कीजिए। हमें गुरुत्वीय स्थिरांक की वैल्यू दी गई है 6.7 × 10⁻11 Nm² kg-2²। चलिए इसे हल करके हम बल ज्ञात करते हैं। पृथ्वी का द्रव्यमान हमें दिया है m 6 × 10⁻24 किलोग्राम। चंद्रमा का द्रव्यमान स्मॉल m हमें दिया है 7.4 × 10⁻22 किलोग्राम। पृथ्वी तथा चंद्रमा के बीच की दूरी है 3.84 × 10⁻5 किलोमीटर। अगर हम इसे मीटर में बदल लें तो ये हमारे पास आएगी 3.84 × 10⁸ मीटर। और गुरुत्वीय स्थिरांक का मान दिया है हमें 6.7 × 10⁻11 Nm² kg-2। इन सब की वैल्यू समीकरण F इज इक्वल टू G m इंटू m/d² में प्रतिस्थापित करने पर हमें
इसका मान प्राप्त होता है 2.02 गुणा 10 की घात 20 न्यूटन। अतः पृथ्वी द्वारा चंद्रमा पर लगाया गया बल 2.02 गुणा 10 की शक्ति 20 न्यूटन है। चलो मेरे प्यारे साथियों, अब हम बात करते हैं होमवर्क की। प्यारे बच्चों, होमवर्क बहुत जरूरी होता है। होमवर्क से ही तो हमें पता लगता है कि हम कितना सीख पाए। ये होमवर्क ही तो है जो हमारी समय प्रबंधन की स्किल को भी बढ़ाता है। होमवर्क करने से हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल भी बढ़ती है और तुम्हें पता है ये प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल हमें जिंदगी की मुश्किलों को हल करने में मदद करती है। तो आप सब होमवर्क जरूर करें। तो ये रहा आप लोगों का आज का होमवर्क आप लोगों की स्क्रीन पर। प्यारे साथियों, मुझे उम्मीद है कि बाकी हजारों साथियों की तरह आपको भी इस शिक्षा अंकुर चैनल के द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा प्रयास पसंद आया हो तो जरूर सब्सक्राइब करें इस शिक्षा अंकुर चैनल को, और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि नई नई नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।